इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन ड्राइडन का जो फेमस प्ले है, ट्रेजिक प्ले, उसका नाम है ऑल फॉर लव। ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है और ये जॉन ड्राइडन के नोटेबल वर्क्स में से एक है। ऑल फॉर लव का सेकंड नाम है और द वर्ल्ड लॉस्ट, वर्ल्ड वेल लॉस्ट। ऑल फॉर लव और द वर्ल्ड वेल लॉस्ट is 1677 heroic drama by John Dryden, which is now his best known and most performed play. Best known and most performed play. It is a tragedy written in blank verse and is an attempt on Dryden's part to revigorate serious drama. सीरियस ड्रामा पब्लिश हुआ था 1677 में। सेटिंग इसकी अलेक्जेंड्रिया एंड इजिप्ट में। जनर इसका ट्रेजेडी। सब्जेक्ट था एडप्शन ऑफ एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। जो ये वर्क है जॉन ड्राइडन का, ये जो विलियम शेक्सपियर द्वारा लिखा गया जूलियस सीजर और एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा जो दो प्ले है, उनसे प्रभावित होके या उनके ही एडप्शन में उसने लिखा है। तो ये अच्छे से समझ में तब आएगा जब ये दोनों प्लेज पढ़ लेंगे, एक एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा। जूलियस सीजर पढ़े या नहीं पढ़े, लेकिन एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा पढ़ना जरूरी है, क्योंकि जानना जरूरी है एंटोनी कौन था, क्लियोपाट्रा कौन था। मैंने इसके वीडियो बनाए हैं, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा के बनाए हैं, जूलियस सीजर के बनाए हैं, जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं ये प्ले। इसमें एक एंटोनी रहता है जो एक आर्मी में रहता है और रोम में ना रह के इजिप्ट में रहता है। इसकी शादी होती है ऑक्टेवियस, एक रोम का राजा रहता है, उसकी बहन ऑक्टिवा से। उससे उसकी दो बेटियां भी रहती है, लेकिन वो प्यार करता है अपनी लवर से जिसका नाम रहता है क्लियोपाट्रा। एंटोनी और क्लियोपाट्रा के अंदर जो बताया जाता है पहले ही, एंटोनी क्लियोपाट्रा जो प्ले है विलियम शेक्सपियर का, उसमें बताया जाता है कि ये एक बहुत अच्छा मिलिट्री पर्सन रहता है, लेकिन क्लियोपाट्रा के लव में पड़ने से ये निकम्मा हो जाता है और ये किसी लायक नहीं रहता है, सिर्फ उसके प्यार में पड़ा रहता है और सिर्फ क्लियोपाट्रा के बारे में ध्यान रखता है, रोम के बारे में इसको कोई खबर नहीं रहती है। इसलिए सब लोग इस चीज से बहुत परेशान होते हैं। ऑक्टिविया और ऑक्टेवियस बहुत ट्राई करते हैं इन दोनों को अलग कर दिया जाए, पर नहीं हो पाते हैं। ये दोनों रहते हैं एक ही। एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा में भी इसका एंड वही बताया गया है और इस प्ले में भी एंड इसका वही बताया गया कि इन दोनों का एंड कैसे हुआ, इनकी मौत कैसे हुई, और लास्ट तक ये दोनों बिल्कुल अलग नहीं हुए। लोगों ने बहुत ट्राई की कि कई साजिशें करी इसको, इन दोनों को अलग करने की, पर ये नहीं हुई। तो एक बार क्या होता है कि एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा वहां जब रोम में युद्ध होता रहता है, तब पूरी मिलिट्री एंटोनी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उनकी शर्त होती है कि तुम्हें क्लियोपाट्रा से को छोड़ना पड़ेगा। तो क्लियोपाट्रा को छोड़ने के लिए राजी हो भी जाता है अपने देश के लिए, लेकिन एक जो इस एलेक्सस नाम का एक इसका दूत रहता है क्लियोपाट्रा का, जब वो जाता रहता है युद्ध पे, तो उससे पहले जाता है और एक ऐसा ब्रेसलेट लेके जाता है जिसमें दो हर्ट रहते हैं, जो ब्लीडिंग हर्ट रहते हैं, जिनमें से ब्लड निकलता रहता है। ऐसा एक कोई ब्रेसलेट भेजती है और बोलती है कि तुम जाके एक बार क्लियोपाट्रा से मिलो, ताकि ये ब्रेसलेट तुम्हें क्लियोपाट्रा स्वयं पहना सके तुम्हारी कलाई पे। एंटोनी पहले तो मना कर देता है और उसका एक दोस्त रहता है वेंटिडियस, वो भी मना कर देता है कि तुम मत जाओ, तुम जाने से वहां पे फिर भ्रमित हो जाओगे और रुक जाओगे, हमें हमारे रोम के बारे में सोचना है, नहीं तो मिलिट्री की जो सेना है वो हमारा साथ नहीं देगी और हम ये युद्ध हार जाएंगे, और ये युद्ध हमारे लिए जीतना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हमारा रोम एकदम मतलब खतरे में चला जाएगा। और इससे पहले जब स्टार्ट होता है तब भी ऐसे होता है कि जो दो पुजारी रहते हैं वो प्रिडिक्शन कर लेते हैं ऐसा कि शायद रोम पे कुछ खतरा आने वाला है, कुछ बुरा होने वाला है, क्योंकि वहां पे बाढ़ आई है बहुत बड़े और वो कई जानवर छोड़ गई है। अब हो सकता है शायद रोम के लिए ये खतरा साबित हो। तो जब वेंटिडियस उसको मना कर देता है, फिर वो सोचता है कि क्यों ना एक बार क्लियोपाट्रा से मिला जाए लास्ट बार। तो मिलने के लिए जब जाता है, क्लियोपाट्रा से मिलने के लिए जाता है, तो उसको देख के वापस इमोशनल हो जाता है और बोलता है कि मुझे रोम वोम नहीं चाहिए, मुझे क्लियोपाट्रा ही चाहिए और मैं क्लियोपाट्रा को किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा। अब वेंटिडियस के लिए ये एक वापस टेंशन का बात हो जाती है कि अभी वो एंटोनी फिर से निकम्मा हो जाएगा और हमारा रोम पे खतरा जो मंडरा रहा है वो हमारे पे हावी हो जाएगा।
फिर ये नहीं जाता है तो ऑक्टिविया आती है अपने 2 बच्चों को लेके कि तुम मेरे लिए सोचो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम क्लियोपाट्रा के लिए रहते हो हमेशा, लेकिन तुम अपने रोम के लिए सोचो, तुम्हारी फैमिली के लिए सोचो, तुम्हारी 2 बेटियां। तो वो वहां पे भी इमोशनल हो जाता है बेचारा आदमी। इधर बीवी की तरफ ऑक्टिविया जो उसकी बीवी रहती है उधर भी इमोशनल हो जाता है और वो बोलता है कि मैं क्लियोपाट्रा को छोड़ दूंगा, लेकिन फिर भी वो छोड़ के जाने के लिए तैयार रहता है। उस टाइम पे जो ये एक डोलाबेला नाम का आदमी रहता है जो कभी क्लियोपाट्रा के लव में रहता है। तो डोलाबेला को जब वो बोलता है कि तुम जाओ और क्लियोपाट्रा को बोलो कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है क्योंकि मैं अपने बीवी और बच्चों के साथ रहूंगा और मैं अभी मिलिट्री का मुझे साथ चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अब क्लियोपाट्रा ये सुन के बहुत दुखी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो क्या करे, तो वो कुछ मतलब कर नहीं सकती है। तो डोलाबेला उसको जाके बोलता है। फिर एक बार वो वापस जाती है उसको समझाने के लिए कि तुम मुझे छोड़ो मत। जब एंटोनी से मिलके तब ऑक्टिविया उसको बोलती है कि तुम क्या चाहती हो, क्योंकि तुमने मेरे पति को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है, मेरे पति ने सब कुछ खो दिया है, यहाँ तक कि अपना जो पद था, अपनी इमेज थी, उस अपना परिवार, अपनी बीवी, सब कुछ डाउन कर दिया है तुम ये ऐसा क्यों कर रही हो। तब वो बोलती है क्लियोपाट्रा कि मैं सिर्फ उससे प्रेम करती हूँ, तुम्हारे पास में एक वो टेग है कि तुम उसकी वाइफ हो, पर मैं कुछ भी नहीं हूँ, फिर भी मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ और मैं उससे अलग नहीं रह सकती हूँ। तो फिर ऑक्टिविया और ये डोलाबेला नाम का जो आदमी है ये थोड़ा इसके एक साजिश और रचते हैं लास्ट में। वो साजिश ऐसे रचते हैं कि जो डोलाबेला रहता है वो फॉर सिंपैथी उसके हाथ पे किस करता है और ऑक्टिविया ये चीज देख लेती है और जाके ऑक्टिविया और वेंटिडिस बताता है। हाँ, ऑक्टिविया और वेंटिडिस जाके उसको बताता है कि ऐसा हुआ है, वो उसको किस किया है। तो वो क्लियोपाट्रा को तो बोल देता है कि तुम चले जाओ और वेंटिडिस से बहुत गुस्सा होता है। तो क्लियोपाट्रा चली जाती है, लेकिन ऐसे झूठी अफवाह फैला देती है कि वो मर गई है। तो इससे वो एंटोनी बहुत दुखी हो जाता है और जो उसका उल्टा पासा ये पड़ जाता है कि एंटोनी खुद को मार लेता है। वेंटिडियस को पहले बोलता है कि तुम मुझे मार दो, लेकिन वेंटिडियस से तो वो मरता नहीं है, वेंटिडियस खुद मर जाता है और ये एंटोनी अपनी तलवार से मर जाता है। वो मतलब बहुत दुखी होकर मरता है, एक बार में नहीं मरता है। फिर उसके बाद में एलेक्सस जो रहता है क्लियोपाट्रा का जो मैसेंजर, वो जाके बताता है कि तुम्हारा जो ये झूठी अफवाह है वो तुम्हारे ऊपर ही खराब पड़ गई है क्योंकि एंटोनी खुद को मार लिया है। क्लियोपाट्रा जाती है, उसको देखती है कि वो मरा पड़ा है, तो उसको थ्रोन पे बैठाती है, सिंहासन पे बैठाती है और बोलती है कि अब आज मैं क्लियोपाट्रा जो एंटोनी की बीवी हूं और बीवी होके ही मरूंगी, देखते हूँ मुझे कौन अलग कर सकता है। फिर उसके बाद में वो खुद के लिए एक जहरीला सांप मंगवाती है और खुद को डसा लेती है और पोजीशन ये रहती है कि एंटोनी और क्लियोपाट्रा दोनों एक ही सिंहासन पे बैठे रहते हैं और एकदम दुल्हन की तरह सज के रहती है और अपने आप को सांप से डसा लेती है और मर जाती है। और ऑक्टिवियस को एक मैसेज के थ्रू चैलेंज करती है कि तुम अब मुझे अलग करके बताओ, आज मैं एंटोनी की बीवी के रूप में मर रही हूँ और हम दोनों परमानेंट के साथ होने जा रहे हैं। एंटोनी उसको देखते हुए लास्ट में यही वर्ड्स बोलता है कि हम स्वर्ग में मिलेंगे। और फिर लास्ट में एलेक्सस को भी कैद कर लिया जाता है और फिर एंटोनी और क्लियोपाट्रा का यही एंड हो जाता है, ट्रेजिक एंड हो जाता है कि लव स्टोरी हमेशा जीत जाती है। एंटोनी क्लियोपाट्रा में भी जीतती है और इसमें भी जीतती है। तो ये स्टोरी है। ओके।